एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा डेली टॉप 50 बॉल लाइन टेस्ट सीरीज और आज है आपका इसमें टेस्ट नंबर 22। ठीक है, टाइम आप सभी को पता है 7:30 मॉर्निंग में ये सेशन आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो निरंकुशता जो है वह सबसे पहले बलबन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, लॉ एवं रटनीति इसने अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के वित्त विभाग को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल के वित्त विभाग को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था दीवान ए विराजत, विजारत, दीवान ए विजारत। ठीक है, ये विभाग जो भी है आपको याद रखना है। ठीक है, आज तो मैंने एक ही यहाँ पे करवाया है, एक दो करके मैं करवा दूंगा सारा। ठीक है, तो सल्तनत काल के वित्त विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए विजारत। अगला क्वेश्चन है, इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? इक्ता व्यवस्था किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में सुल्तान के हेल्प के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया था। आपको बताना है उसको क्या कहा जाता था। मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था मजलिस। ठीक है, मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत क्या होता था? ये होता था मंत्री परिषद जो सुल्तान के सहायता के लिए बनता था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किस सुल्तान ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ख्वाजा नाम का एक अधिकारी होता था और सल्तनत काल में इक्तादारों पर नियंत्रण रखने के लिए इसका गठन किया गया था, इसका नियुक्त किया गया था, इसको नियुक्त किया गया था। आपको बताना है ये किसने नियुक्त किया था? बलबन के द्वारा। ठीक है, बलबन के द्वारा ये अधिकारी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों का उनके विभाग से मिलान करें। अच्छा, यहाँ पे आपको 4 अधिकारी दिख रहा है और 4 डिपार्टमेंट दिख रहा है। आपको मिलान करना है कौन सा किसका डिपार्टमेंट था। पहला है बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक। तो बरीद ए मुमालिक कौन होता था? तो बरीद ए मुमालिक होता था गुप्तचर विभाग का प्रमुख। ठीक है, तो आपका यहीं से मैच कर रहा है। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? बरीद ए मुमालिक। आपको याद भी रखना है यहाँ से। सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर किस विभाग का प्रधान होता था? ये धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, सद्र उस सुदूर। उसके बाद है अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर ये कौन होता था? तो अमीर ए आखुर अश्व विभाग का प्रधान होता था। और उसके बाद बच गया आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक, तो ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान, सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान, अमीर ए आखुर अश्वशाला और आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग, ये सभी हैं प्रधान। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लो। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? घोषणा कब हुआ था ये आपको बताना है। कब हुआ था? ये हुआ था 1 नवंबर 1858। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेनाओं के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था?
आप जानते हो 1857 का क्रांति जो है वह भारतीय सेनाओं ने ही शुरू की थी। अब इसका शुरुआत तो हो गया, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों का टेंशन बढ़ गया। ठीक है, इसका दमन भी अंग्रेजों ने कर दिया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का टेंशन बढ़ा रहा, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सैनिक को हम लोग, भारतीय सैनिक को हम लोग कैसे हैंडल करें ताकि ये लोग रिवॉल्ट ना कर सके। इस कारण से सेनाओं को पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग की गठन की गई, जिसका काम था इसको स्टडी करना और देखना कि हम लोग किस प्रकार से भारतीय लोगों को सेना में शामिल कर सकते हैं और वो लोग रिवॉल्ट भी ना करें। ठीक है, इस कमीशन का नाम क्या था? पील आयोग, पील कमीशन। ठीक है, पील आयोग इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पील आयोग का संबंध किस चीज से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? उस शायर का नाम बताना है। शायर का नाम आप सभी जान रहे हो। ठीक है, क्या है? यह है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का आलोचक था। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा दो वर्ग था जिसने 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया? मतलब हमारे समाज के दो वर्गों का बात किया जा रहा है। ठीक है, जब ऑप्शंस रहेंगे तो आपको आसानी होगा इसको टिक आउट करने में। लेकिन अभी आप बताओ हमारे समाज के दो वर्ग, अलग अलग वर्ग जो हैं, इसमें से दो वर्ग कौन ऐसे हुए जिन्होंने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया, यानी वो लोग विद्रोह में आइसोलेटेड रहे, हम कुछ नहीं करेंगे भाई। तो वो था शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदार। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जमींदार भी हुए जिन्होंने अंग्रेजों का हेल्प किया। तो हमारे देश में हमेशा जो इस देश का दुर्गति हुआ है वो कारण यही है, हम लोग बहुत पावरफुल हैं पर हम लोग कभी भी एक साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा रीजन हम लोग अपना लगा लेते हैं ताकि हम लोगों के बीच में ही झगड़ा हो जाए और दूसरे लोग मजे लें। ठीक है, तो दो ग्रुप था, एक शिक्षित मध्य वर्ग, ठीक है, शिक्षित मध्य वर्ग, और दूसरा ग्रुप कौन सा था? जमींदार। ठीक है, ये दोनों ग्रुप ने 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। अगर ये दोनों लेते तो शायद इस क्रांति को एक नया रूप मिल सकता था और ये एक सही डायरेक्शन में काम कर सकता था। 1857 के विद्रोह का जो दमन हुआ, ठीक है, और जो ये अनसक्सेसफुल हुआ ये विद्रोह, इसका मेन कारण क्या था? असंगठित रूप से काम करना। अगर इसमें पढ़े लिखे लोग होते, जो शिक्षित मध्य वर्ग है वो लोग होते, अगर जमींदार लोग इसमें शामिल होते तो शायद उसी वक्त अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ता, हमें 100 और साल नहीं लेना पड़ता। लेकिन हमारे अपने ही लोगों के अच्छे व्यवहार नहीं होने के कारण हम लोगों को ये दिन देखना पड़ा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कौन है? ये हैं सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान। क्या क्या इन्होंने? तो 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? आपको एक राजवंश का नाम बताना है जिसने अंग्रेजों का हेल्प किया था और वो भी सबसे अधिक। वो था ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्वालियर के सिंधिया ने ही अंग्रेजों का हेल्प किया था। मैंने क्या बताया, बहुत सारे ऐसे जमींदार हुए जिन्होंने अंग्रेजों का हेल्प किया, लेकिन उनमें से भी सबसे अधिक हेल्प किया ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है, इनके अलावे 3-4 और थे जिनके बारे में अंग्रेजों ने यहां तक कहा था कि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद हमें भारत छोड़ना पड़ता। अब सोच लो, जब अंग्रेज ही ये बोल रहे हैं तो क्या दबदबा रहा होगा उस वक्त के सैनिकों का जिन्होंने रिवोल्ट किया था। लेकिन इन लोगों के, इन गद्दार लोगों के कारण ही वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है 1857 पर आधारित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा है?
1857 पर आधारित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा है? किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है अशोक मेहता के द्वारा। जितना भी 4-5 अभी बुक हैं ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सबको आपको थोड़ा थोड़ा अलग ढंग से याद रखना है, क्योंकि अगर आप मिक्स कर दोगे तो रिवेलियन नाम से 3-4 आ जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए बुक का नाम आपको अच्छे से याद रखना है और फिर उसका राइटर। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तक 1857, ये बुक का नाम ही है 1857। कई बार इसको 1857 इस तरह से भी आपको लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये बुक किसने लिखा है ये आपको बताना है। 1857 बुक किसने लिखा है? तो एस.एन. सेन ने, ठीक है, एस.एन. सेन ने ये बुक लिखा है। एस.एन. सेन एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हैं, ठीक है, और इनका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कौन सा बुक है, तो 1857। अगला क्वेश्चन है सिपोय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक कौन है? एक बुक है इसका नाम है सिपोय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस बुक के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ कौन है इस बुक के लेखक? तो इस बुक के लेखक हैं आर.सी. मजूमदार, ठीक है, आर.सी. मजूमदार, ठीक है, आर.सी. मजूमदार ने ये बुक लिखा है। अगला क्वेश्चन है रिवेलियन 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? अभी आपने क्या देखा था? द ग्रेट रिवेलियन। देखो इसलिए मैंने बोला आपको थोड़ा सा अच्छे से इसको याद रखना पड़ेगा। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता ने लिखा है, वहीं पे रिवेलियन 1857 किसने लिखा है? रिवेलियन 1857 तो पीसी जोशी ने ये बुक लिखा है, पीसी जोशी ने। और सिर्फ 1857 का अगर बात करें तो ये बुक एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है। और वहीं पे सिपोय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बुक आर.सी. मजूमदार ने लिखा है। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? किसने दिया था? ऑट्रम और टेलर, दो नाम है, ठीक है, आउट्रम और टेलर, ये दो नाम है। इन लोगों ने 1857 के विद्रोह को क्या दिया था? उपनाम दिया था, इन्होंने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी 1857 की क्रांति को, ठीक है। पूरा नाम क्या है? सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर, इन दोनों लोगों ने ये संज्ञा दिया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, इन्होंने बुक लिखा था, उसका नाम था क्या? 1857। याद आया क्या मैंने बताया था? 1857 के राइटर एस.एन. सेन, ठीक है। एस.एन. सेन को ही भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी? ये एक स्टेटमेंट है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया है, आपको बताना है किसने। तो जो इनके सामने लड़ रहे थे उन्होंने ही किया था, और सामने में कौन था? यूरोज, ठीक है, यूरोज। तो यूरोज ने ये स्टेटमेंट दिया था कि यह भारतीय विद्रोहियों में अकेली पुरुष थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रास्फीति दर की गणना किस आधार पर की जाती है? आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि किस आधार पर हमारे यहाँ पे मुद्रास्फीति दर की गणना की जाती है। तो मुद्रास्फीति की गणना हमारे यहाँ पे इन सभी पे की जाती है, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, उसके बाद क्या है? थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचकांक, इन सभी पर मुद्रास्फीति की दर की गणना की जाती है। अब यहाँ पे ऑल सिर्फ याद मत रखना, आपको तीनों के तीनों याद रखना है, क्योंकि इसमें से कोई एक भी आपके एग्जाम में आ सकता है, दो आ सकता है या तीनों आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिकों के जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक, ठीक है। इन सभी पे क्या होता है? हमारा मुद्रास्फीति का दर की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? वर्तमान में इसका आधार वर्ष है
2011-12, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, इसका आधार वर्ष 11-12 है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मुद्रास्फीति हो गया है उस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, मूल्य घटेगा या बढ़ेगा, तो मूल्य बढ़ेगा। अब ये देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आप तुक्का खेल के आ जाते हो, ठीक है। तो इस तुक्का खेलने से अच्छा है कि आप इसको समझ के याद रखो कि मुद्रास्फीति में क्या होता है। मुद्रास्फीति में पैसों का जो वैल्यू है वह घट जाता है। अब सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर एक टॉफी आप 10 रुपये में खरीद रहे थे या कोई सामान 10 रुपये में खरीद रहे थे, यानी इस 10 रुपये का कुछ वैल्यू था, ठीक है। इस 10 रुपये का वैल्यू था और इसका वैल्यू आप बोल रहे हो कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो 10 रुपये का सामान था वो अब 10 रुपये में नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा का वैल्यू तो गिर गया है। तो अगर पैसे का वैल्यू गिरा है तो क्या होगा, जो सामान 10 रुपये में मिलता था वो अब 12 रुपये में मिलेगा, यानी रुपया यहाँ पे आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा मुद्रास्फीति के केस में, ठीक है। बस यही चीज आपको याद रखना है कि पैसों का वैल्यू गिर जाता है और सामानों का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और किस दर के मध्य संबंध बताता है। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के मध्य यह संबंध दर्शाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध कौन सा वक्र दर्शाता है, तो फिलिप्स वक्र, ठीक है। दोनों तरह से आपको याद रखना है। एक बार जो आपने पढ़ लिया ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ऐसा नहीं बस यहां देख लो बस बात खत्म होगी, नहीं, एग्जाम तक आपको याद रखना है। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति इन दोनों के बीच संबंध कौन दर्शाता है, फिलिप्स वक्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें गलत होने का चांस बहुत ज्यादा है। दो टर्म है, एक है स्क्यूफ्लेशन और दूसरा है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। दोनों को आपको याद रखना है, मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन, ठीक है। मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अगर दोनों साथ में आ जाए इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्क्यूफ्लेशन। वहीं पे दूसरा जो क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति एवं मंदी, मुद्रास्फीति एवं मंदी यानी इन्फ्लेशन और रिसेशन, मंदी हो गया रिसेशन, ठीक है। तो मुद्रास्फीति और मंदी अगर साथ में आ जाए इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है, स्टैगफ्लेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इसमें गलती होने के चांसेस, क्योंकि बच्चों को समझ में ही नहीं आता ना, वो तो एग्जाम में दे के आते हैं, वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैंने जो किया है वो सही है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जिसने पढ़ा है गलती उनसे होता है, ठीक है। इसलिए जिनसे गलती होता है ये मत सोचो तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने पढ़ा है लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन इंग्लिश में याद रखोगे मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अगर साथ में आए तो इसको स्क्यूफ्लेशन बोलेंगे, और अगर इन्फ्लेशन और रिसेशन साथ में आएगा तो इसको स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पे हमारे यहां पे की जाती है, तो ये प्रत्येक 2 मंथ पर, ठीक है, 2 महीनों के अंतराल पे की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है। तो आप जानते हो मौद्रिक नीति यहाँ पे कौन बनाता है, तो जितना भी मौद्रिक नीति है, फाइनेंशियल प्लान है, वो सभी आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था। हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था। हेलीकॉप्टर मुद्रा अभी ये लॉकडाउन में चर्चे में भी रहा था, हेलीकॉप्टर करेंसी। तो इसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था मिल्टन के द्वारा, ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है।
मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा इसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ये अमेरिका का है, तो ये भी लिख लो, अमेरिका का अर्थशास्त्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट एवं हॉकी दोनों खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? आपको एक ऐसे खिलाड़ी का नाम बताना है जो दो सेक्टर में, क्रिकेट और हॉकी दोनों में भारत को रिप्रेजेंट कर चुका है। खेलना और भारत को रिप्रेजेंट करना दो बहुत अलग अलग बात है। ठीक है, ये सिर्फ खेलना ही नहीं जानता था बल्कि इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया था भारत को। तो ये है एमजे गोपालन। क्या नाम है? एमजे गोपालन। ठीक है, इनका नाम है एमजे गोपालन। अगला क्वेश्चन है, वह महिला खिलाड़ी जिसने 3 खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। उस महिला खिलाड़ी का नाम बताना है जिन्होंने 3 खेलों में, जैसे अभी 2 खेल ऊपर आपने देखा, इस महिला खिलाड़ी ने 3 खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। क्या नाम है? उनका नाम है शिरीन खुसरू कियास। क्या नाम है? शिरीन खुसरू कियास। ठीक है, शिरीन खुसरू कियास। इन्होंने 3 खेलों में, हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल, ठीक है, हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल, ठीक है, इन 3 खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल कंपटीशन कौन सी है? तो यह है डुरंड कप। ठीक है, कौन सा कप है? डुरंड कप। ठीक है, डुरंड कप। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी थी? अंजलि राजगोपाल। क्या नाम था? अंजलि राजगोपाल। ठीक है, यह भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनके आत्मकथा का नाम है गोल। तो आपसे पूछा जाता है गोल किसकी आत्मकथा है? तो ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कब और कहां आयोजित हुई थी? राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कब और कहां आयोजित हुई थी? राष्ट्रीय मैराथन दौड़ कब हुई थी? 1987 में, 1987 में। ठीक है, 1987 में पहली बार इसका आयोजन हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन था? अब आप सभी मुझे यहाँ कमेंट में बताना कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई देश कौन सा था जिसने राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी किया था? तो प्रथम एशियाई देश था मलेशिया। ठीक है, मलेशिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन लोक नियोजन की विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? जल्दी बताओ, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो हमारे यहाँ के सभी नागरिकों को अवसर की समानता, बस कीवर्ड आप पकड़ो, अगर कीवर्ड आपने पकड़ लिया तो आप सही कर लोगे। तो अवसर की समानता, अवसर की समानता, जैसे ही अवसर की समानता आप देखोगे आप अनुच्छेद 16 टिक करके आ जाओगे। क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी इन सब कंडीशन पे विभेद नहीं किया जा सकता है। अब इसको बहुत लोग अनुच्छेद 17 मार के आ जाते हैं। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, यानी छुआछूत जो है, छुआछूत को अंत किया गया है, खत्म किया गया है किसमें? अनुच्छेद 17 में। लेकिन इसमें बोला क्या जा रहा है?
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद। ठीक है, यहाँ पे अस्पृश्यता नहीं है, तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 होगा, लेकिन इसका आंसर होगा अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में मिलता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में मिलता है। ठीक है, वहीं पे अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अब ये बताओ कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, कुछ विशेष अधिकार है, वो है अनुच्छेद 30 में। तो दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में मिलता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह है अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन है, कुछ दशाओं में, ये दशकों नहीं है, दशाओं में, ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद 22। अब सारे अनुच्छेद में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको याद रखना है। देखो 20 और 22 में कंफ्यूजन होता है। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि होता है, यानी आप पर जो दोष लगाया जाता है, उसके संबंध में कुछ संरक्षण मिला हुआ है, वो है अनुच्छेद 20। वहीं पे गिरफ्तारी से आपका किस तरह से गिरफ्तारी से रोका जा सके, उस फील्ड में कैसे आपको संरक्षण मिला है, इसकी चर्चा की गई अनुच्छेद 22 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आपको उन सारे अनुच्छेदों को बताना है जिसमें धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो वह अनुच्छेद 25 से स्टार्ट हुआ है ना, तो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28, इन सभी अनुच्छेदों में आपको धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? ये तो सभी को आता है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में, लेकिन 19A में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाधित रूप से संचरण का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ पे 19 तो आपको पता है, जितना भी अभी आंसर है सबका आंसर 19 ही होने वाला है, लेकिन 19 में क्या, ये आपको फंसाएगा, और यही चीज आपको अब याद रखना है। 19 से अब आपका काम नहीं चलेगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र में अबाधित रूप से घूमना अगर आपको है, यानी हम इंडिया में कहीं पे भी घूमते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, तो इसका अधिकार हमें किस अनुच्छेद में मिला है? तो अनुच्छेद 19(1)D में मिला है। ठीक है, किस में मिला है? 19(1)D में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, ठीक है, निवास करने व बसने का अधिकार, भारत में कहीं पे भी आप निवास कर सकते हो, आप कहीं पे भी बस सकते हो, इसका अधिकार किस में दिया गया है? तो इसका अधिकार दिया गया है 19(1)E में। ठीक है, तो निवास करने का अधिकार हो गया E में और घूमने का अधिकार हो गया D में। ठीक है, पहले आप घूमने जाओगे तब तो आप निवास करोगे। अगला क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, तो यह है 19(1)B में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्राप्त है? बोलने की आजादी जो आपको है या अभिव्यक्ति की आजादी जो है, यह है 19, ये तो सबसे पहला है, ठीक है, 19(1)A में है। सबसे पहले तो आपको बोलने की आजादी ही मिलनी चाहिए, उसके बाद रहने की, घूमने की, बसने की, ये सब तो बात की बात है। अगर आपको बोलने ही ना दिया जाए तो आपका सारा अधिकार तो वहीं पे खत्म हो गया। तो बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)A में है। वहीं पे शांतिपूर्ण हथियार रहित, हथियार सहित मत समझ लेना इसको,
हथियार रहित शांतिपूर्ण अगर सम्मेलन करना चाहते हो तो 19(1)(b) के तहत आप कर सकते हो। वहीं पे संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार आपको किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो यह है अनुच्छेद 19(1)(c) में। ठीक है, सी में आपको संघ बनाने का अधिकार है, तो सी से संघ याद रख सकते हो। हर किसी को थोड़ा सा आप किसी तरह को रिलेट कर लो, आपको याद हो जाएगा। सी संघ, ठीक है, और डी घूमना, ई बसना। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हर एक व्यक्ति को अपनी आजीविका, व्यवसाय, व्यापार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिला है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? ये 19(1)(g) है। ठीक है, तो ओके गाइस, आज यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। ठीक है, आई होप कि आज भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।